नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। गाइस, हम एनटीपीसी सीवीटी 2 2022 जो होने जा रहा है, मई से स्टार्ट होने वाला है आपका एग्ज़ाम। 9 और 10 मई को लेवल 4 और लेवल 6 वालों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो और लेवल है उनके एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से 2 वीक में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम एनटीपीसी सीवीटी 2 की जो जीके जीएस है उसके वन लाइनर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इन वन लाइनर क्वेश्चंस में आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जो क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, इसलिए ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट। सो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? उत्तर हो जाएगा आपका बोधगया में। तो भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। अब बात हो रही है गौतम बुद्ध की, तो याद कर लें कुछ चीज़ें, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम की दृष्टि से। गौतम बुद्ध किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना ही गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी भी सीधे सीधे पूछा जाता है, लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु की लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ये है कहाँ पर स्थित? तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। अच्छा, ये किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य कुल से संबंधित थे, ये पूछा जाता है, इनका कुल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, शाक्य कुल से संबंधित थे। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बुद्ध, बुद्ध जी के नाम, गौतम बुद्ध जी के नाम के साथ जुड़ा है बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे बोधगया की। बोधगया कहाँ पर स्थित है? तो बोधगया जो है इसका पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोधगया फाल्गु नदी के किनारे स्थित है और गौतम बुद्ध जी को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो पीपल का जो वृक्ष है ये ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आपसे प्रतीक पूछे जाते हैं कुछ। ठीक है, तो पीपल का वृक्ष है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इनके जन्म का प्रतीक पूछा जाता है। तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल है। ठीक है, और इनका जो पद चिन्ह है, पद चिन्ह जो है इनके, वो निर्वाण का प्रतीक है। और इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है? ठीक है, जन्म का तो मैंने आपको बता दिया, कमल है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप इनके मृत्यु के प्रतीक आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं इनके नाम से। ठीक है, पीपल का वृक्ष याद रखना है, ज्ञान का प्रतीक है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका प्रिय घोड़ा कौन सा था। ठीक है, तो इनका जो घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक होता है, गृह त्याग का प्रतीक होता है घोड़ा। और इनके घोड़े का नाम क्या था? इनका एक प्रिय घोड़ा था, इसका नाम था कंथक। कंथक उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और एक नाम और याद कर लीजिए, चन्ना। चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था। कौन था? बुद्ध का सारथी था चन्ना। ठीक है, तो चन्ना का नाम आपको याद रखना है। कंथक, घोड़ा, चन्ना, सारथी। ठीक है, तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक हो जाएगा, पीपल ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा, कमल जन्म का प्रतीक हो जाएगा और जो पद चिन्ह है वो निर्वाण का प्रतीक हो जाएंगे और स्तूप हो जाएंगे किसका प्रतीक? मृत्यु का प्रतीक। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है स्वामी दयानंद जी ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, इनकी एक बुक का नाम याद रख लीजिए। इनकी एक पुस्तक है गौर करुणानिधि। गौर करुणा निधि इनकी एक बुक का नाम हो जाएगा, पूछी जाती है। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती जी की बुक हो जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की गौर करुणानिधि पुस्तक है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ही थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और आर्य समाज के संस्थापक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगी गुरुमुखी। हर एक भाषा की एक लिपि होती है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। हम यूज़ करते हैं हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी हो जाएगी, क्या आपको पता है? तो हिंदी भाषा या फिर चाहे संस्कृत भाषा हो, तो इन दोनों की लिपि ही हो जाएगी क्या?
देवनागरी, देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि। ठीक है, तो याद रखना है आपको हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। अब पूछा है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा है भारत की मुख्य भूमि का पूछा है। एक तो है भारत का दक्षिणतम किनारा, तो भारत का जो दक्षिणतम किनारा या फिर दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में है। अब यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या पूछा है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में स्थित है, नाम इसका है कैमोरिन अंतरीप। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। अच्छा, ये सारे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। मान लो कि ये भारत है यहाँ पूरा, ठीक है, ये नॉर्थ का पार्ट हो गया, ये साउथ का हो गया, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, तो ये आपको बिंदु याद रखने हैं। तो सबसे नॉर्थ यानी कि उत्तरतम बिंदु जो हो जाएगा भारत का, वो कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड, जो उत्तरतम बिंदु भारत का हो जाएगा, एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा कॉल। कौन सा, इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है ना, ठीक है, तो उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है कौन सा, अभी अभी बताया, कैमोरिन अंतरीप। क्या, कैमोरिन अंतरीप स्थित हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही प्रश्न में पूछा गया है। इसके बाद भारत के पूर्व में स्थित कौन सा हो जाएगा, किबुथु, किबीथु स्थित हो जाएगा पूर्व में, और ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद पश्चिमी बिंदु यानी कि वेस्ट में हो जाएगा गौर माता, और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद दक्षिणतम बिंदु भारत का, जो कि मुख्य भूमि से नहीं है यानी कि स्थलीय भाग से नहीं है, भारत के जलीय भाग में आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। यहाँ पर अंडमान निकोबार की स्थिति है ना, ठीक है, ये भारत है और यहाँ पर अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार में स्थित हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम, इंदिरा कॉल है उत्तरतम, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और गौर माता यानी कि गुजरात में हो जाएगा वेस्ट वाला, और पूर्व यानी कि ईस्ट में हो जाएगा किबूथु, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपका भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, और यहाँ पर सबसे पहले सूर्य का जो है दर्शन होते हैं, जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इसका प्रयोग करते हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की उपचार में। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग भी हो जाते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। असम राज्य का ये त्यौहार हो जाएगा। तो बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि विभिन्न राज्यों में मनाए जाते हैं। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं सबका एक ना एक प्रमुख त्यौहार तो है ही, तो वो आपको याद करके जाना है, जो कि बहुत फेमस है और उसी राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल है, नागालैंड का है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद करके जाने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवला जो है, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आंवला होता है खट्टा, और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, चाहे वह आंवला हो, चाहे वह नींबू हो, चाहे वह संतरा हो। ठीक है, तो इन सभी में पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था, चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत जो है ताप्ती नदी या फिर तापी नदी भी इसका नाम आ जाता है, ताप्ती या तापी नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत सारे जो शहर हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है। कुछ आप देख लेंगे यहीं पर, जैसे कि सूरत का मैंने बता दिया, ताप्ती या फिर तापी नदी पर स्थित है। इसके बाद आगरा और दिल्ली हो जाएंगी यमुना नदी के किनारे स्थित। प्रयागराज या फिर जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, ये किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। इसके बाद कोलकाता का बहुत पूछा जाता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। इसके बाद गुवाहाटी, ठीक है, तो गुवाहाटी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित। ठीक है, और नेक्स्ट है अयोध्या का बहुत पूछा जाता है। अयोध्या कहाँ पर है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर स्थित हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन स्थित है, पटना हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी हो जाएगा,
कानपुर हो जाएगा, गाजीपुर और हरिद्वार। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की, तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्या, हाँ इसके अलावा गोवा की राजधानी याद कर लीजिए, ये भी पूछ ली गई है 1-2 बार एग्जाम की। तो पणजी, गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी, और ये मांडवी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। कहाँ पर, मांडवी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ठीक है, और हैदराबाद का भी याद रखें, हैदराबाद का पूछ लेते हैं। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। और लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, यूपी की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ स्थित हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। ठीक है, उज्जैन का भी पूछ लेते हैं, उज्जैन प्रमुख स्थल है। ठीक है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और उज्जैन कहाँ पर स्थित हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित। ठीक है, तो इतने नाम आपको याद रखने हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है। तो ये हो जाएगी लूनी नदी में। अब लूनी नदी जो है राजस्थान और गुजरात राज्य में बहती है। राजस्थान में ये निकलती है और ये गुजरात राज्य तक जाती है। तो जोधपुर होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में जो कि कच्छ का रण स्थित है यहाँ पर, ठीक है, ये गुजरात में यहाँ कच्छ का रण स्थित है और यहाँ पर ये जाती है और कच्छ के रण की दलदली भूमि में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको अंतर्देशीय जल निकासी नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये नदी समाप्त नहीं होती है, ये नदी विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण की दलदली भूमि में जाकर। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं। तो चेन्नई और मद्रास जो है भारत के कृत्रिम बंदरगाह हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो भारत में टोटल 13 बड़े और 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, अब 13 बड़े बंदरगाह को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बंदरगाह हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला बंदरगाह याद रखें, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद है मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई स्थित। याद रखिए कहाँ पर स्थित है और ये अरब सागर के किनारे है। ठीक है, और यहीं पर एक आधुनिकतम बंदरगाह है जिसका नाम है न्हावा शेवा। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी के साइड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और ये भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अभी हमने देख भी लिया कि चेन्नई या फिर मद्रास का जो है, मद्रास तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो ये भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो पूर्वी तट पर स्थित और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है पूर्वी तट पर स्थित। ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ की खासियत है, यहाँ पर जो है पोतों की सुरक्षा के लिए समुद्र में दीवार बनाई गई, तो यहाँ की ये खासियत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कौन सा बंदरगाह है, इसके बाद कोच्चि याद रखना है आपको। कोच्चि जो है केरल राज्य में स्थित है, अरब सागर की साइड में। ठीक है, तो कोच्चि याद रखिए। फिर इसके बाद विशाखापत्तनम, बहुत इंपॉर्टेंट, विशाखापत्तनम बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह आपका हो जाएगा। तो विशाखापत्तनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। ठीक है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर जलयानों का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य भी किया जाता है। लौह अयस्क को यहाँ पर क्या है, निर्यात किया जाता है। किस राज्य के लिए, किस देश के लिए, जापान के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद पारादीप याद रखिए। पारादीप कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह से क्या याद रखना है कि ये तमिलनाडु में स्थित है पहली चीज़, और ये सबसे नया बंदरगाह है, मतलब 12वें नंबर का ये बंदरगाह हो जाएगा, 12वें नंबर का एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, और ये बंदरगाह जो है इसको चेन्नई का भार कम करने के लिए बनाया गया था। किसे, एन्नौर बंदरगाह को जो है चेन्नई का भार कम करने के लिए बनाया जाता है, ये पूछा जाता है आपसे प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये इसकी एक खासियत और है कि यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। ठीक है, और इसे एडीबी के सहयोग से बनवाया गया था। एशियाई विकास बैंक जो है उसकी सहायता से इसको विकसित किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको तूतीकोरिन याद रखना है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। मरमागोआ कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। कांडला बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में स्थित है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट है न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर कहाँ पर स्थित हो जाएगा, कर्नाटक राज्य के अंदर, बेंगलोर के अंदर स्थित हो जाएगा। ठीक है, और अगला है 13वें नंबर का पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है वो स्थित हो जाएगा अंडमान में, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे 13 बंदरगाह हैं, इंपॉर्टेंट है। इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको कवर करा दिए, तो सारे याद रखिए। इसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एक छोटा बंदरगाह है दाहेज। क्या नाम है इसका? दाहेज। याद रखिए, दाहेज कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये देश का प्रथम बंदरगाह है जो कि रसायनों के निपटान के लिए स्थापित किया गया था, इसलिए इस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन कौन सा है? तो ये संगठन हो जाएगा नीरी। नीरी संगठन जो है पर्यावरण से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 8 अप्रैल 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। CSIR के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, और ये पर्यावरण से संबंधित अभियांत्रिकी और उनके विज्ञान के संबंध में जो है शोध करता है। इसके अलावा ये कहाँ पर स्थित है? ये तो ये नागपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी आप सभी जानते होंगे केरल राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी कि वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो लगभग 31 से 34%, या फिर मैं कहूँ 33%, 33% जो है भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी भारत में 2 वन सिटी घोषित की गई हैं, कौन कौन सी? तो एक तो पहले थी हैदराबाद, और अभी हाल ही में मुंबई को भी भारत की वन सिटी घोषित कर दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। नाम ही इनका है सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा में डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा, और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि ज्वारीय वृक्ष कहलाते हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ा सुंदरवन का डेल्टा। और ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये सुल्तानपुर अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, गा से गिर हो जाएगा, गा से गुजरात, याद कर लीजिए। और यहाँ पर पाए जाते हैं एशियाई शेर, जो वो झब्बे झब्बे वाले शेर होते हैं ना, जिनकी सवारी माँ वैष्णो रानी करती है, तो वही शेर जो है गुजरात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव क्या है? तो मैंग्रोव एक प्रकार के वन है, अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। तो ये डेल्टाई वन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है, यानी कि गंगा नदी का डेल्टा बनता है। वर्षा वन है, क्योंकि ये वर्षा कराने में बहुत अधिक सहायता करते हैं, और उष्णकटिबंधीय वन है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? तो ये थी नीलगिरी बायोस्फीयर। नीलगिरी बायोस्फीयर पहला बायोस्फीयर था। नेक्स्ट है, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनके लिए कांचीरंगा राष्ट्रीय वन उद्यान जो है प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम राज्य के अंदर स्थित हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में स्थित है, और ये CVT 1 में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, और यहाँ पर अधिकांशतः तेंदुआ और चीता हर राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाता है। ठीक है, सो गाइज, ये थे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, और हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर किए। सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। फॉर मोर अपडेट्स आप हमें हमारे अन्य सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर, कूपर और इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इन सब जगह हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारी वीडियो की PDF मिल जाएगी, साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सभी जगह आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, बहुत सारी मास्टर पिक्स मिलती रहती हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप जरूर हमको फॉलो करें। एंड गाइज, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड गाइज बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।